हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है 6 मार्च 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। आज के आज थोड़ा-सा अलग तरीके से मैं कोशिश किया हूँ न्यूज़पेपर को लगाने का। देखिए आज बहुत सारे मुद्दे हैं, लगभग अपना 9 मुद्दे हैं। देखिए पहला जो मुद्दा होगा पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी 2026, ठीक है? जो पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी है 2026 क्या है वो हम लोग देखेंगे। इसमें ही टोटल फर्टिलिटी रेट का जो मुद्दा है वो आता है। फिर दूसरा है कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पद छोड़ने की तैयारी कर दिए हैं, वो नामांकन कर लिए हैं अपने राज्यसभा जाने के लिए, ठीक है। नीतीश कुमार जो हैं वहाँ के बिहार के चीफ मिनिस्टर, वो राज्यसभा के लिए नामांकन किए। और थर्ड जो मुद्दा होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 में जो 8 मार्च को होता है, उसके लिए जो एडिटोरियल आया है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या मुद्दा है, ठीक है। फोर्थ में है कि महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले क्या किया गया है कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के राज्यपालों में बदलाव हुए हैं। लगभग आपके 7 स्टेट के राज्यपालों का बदलाव हुआ है, ठीक है? वो हम लोग देखेंगे, ओके? फिर फिफ्थ मुद्दा जो हमारा रहेगा, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अदृश्य पहलू हैं, ओके? इसी में नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में भी चर्चा की गई है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है नेशनल हेल्थ मिशन मिशन, वो क्या है, ये हम लोग देख लेंगे। फिर सिक्स्थ क्या है हमारा, वर्ल्ड हेयरिंग डे, ठीक है। वर्ल्ड हेयरिंग डे जो आपका डब्ल्यूएचओ द्वारा मनाया जाता है वो हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, तो वो क्या है ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे सातवां मुद्दा जो हमारा होगा, भारत में मधुमेह संकट और गर्भ अवस्था में हस्तक्षेप। क्या हो रहा है कि भारत में जो डायबिटीज का है ना पेशेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, और गर्भ अवस्था के दौरान भी ज़्यादा ये डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं गर्भ महिलाएं, ठीक है। फिर उसके बाद एक आठवां जो मुद्दा है, ओरल निकोटीन पॉचेस, ठीक है। ओरल निकोटीन पॉचेस क्या है ये हम लोग देखेंगे। और लास्ट जो हमारा है ये हमारा है धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2026। ये आपका महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया है परिवर्तन जो निषेध विधेयक है ना वो 2026 का, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया। तो इतने मुद्दे हम लोग को पढ़ना है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा टाइम दीजिएगा, और आप बहुत अच्छे से आपको मैं मुद्दे को अच्छे से आपका प्रिपेयर करवा दूँगा, ठीक है। देखिए इतने मुद्दे पढ़ने के लिए तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। और लेट इसी कारण हुआ आज, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे तो मुझे बनाने में भी लेट लग गया, पीपीटी वगैरह, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए मैं हर कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाए, कहीं से भी ना छूटे, ना वनडे वाले को और ना यूपीएससी वाले के और पीसीएस वाले को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जो भी है आप लोग सही से प्रिपेयर कीजिएगा हमारे साथ, ओके। चलते हैं हमारे फर्स्ट मुद्दे पे बिना कुछ देर किए हुए। आंध्र प्रदेश जो एपी बोल रहा है, आंध्र प्रदेश इंट्रोड्यूस इंसेंटिव्स फॉर फैमिलीज टू हैव 3 चिल्ड्रन। क्या बोल रहा है कि ये जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है ना, एन चंद्रबाबू नायडू जी, जो आंध्र प्रदेश के विधानसभा में ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की है, ठीक है। ये विधानसभा में वो अपने पेश की है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में घटती टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, को बढ़ाकर 1.5 से 2.1 तक रिप्लेसमेंट करने का लेवल तक ले जाना। देखिए एक रिप्लेसमेंट लेवल होता है, रिप्लेसमेंट लेवल कितना होता है, 2.1 होता है, तक लाना। 2047 तक बुजुर्ग होती आबादी जो एजिंग पॉपुलेशन को चुनौती के लिए ये तैयार करना है। यहाँ देखा जा रहा है कि 2047 तक जो जितने भी अभी नवयुवक हैं, वो युवक हैं, वो क्या हो जाएँगे, बुजुर्ग हो जाएँगे। उन्हीं को देखकर चुनौती के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ के सीएम। ये ड्राफ्ट पॉलिसी लाए हैं, ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, ठीक है? कुल आपका फर्टिलिटी रेट क्या है, दर क्या है? तो ये हम लोग देखते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। देखिए ऐसे आपको फँसा सकता है, 1000 बच्चों पर 1 महिलाएँ या 1000 महिलाओं पर 1 बच्चे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपने जीवन काल में एक महिलाएँ कितने
बच्चे पैदा कर रहे हैं, वही होता है औसतन एवरेज जो निकाला जाता है, उसी को बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं ऐसे, ठीक है। टोटल मोर्टिलिटी रेट आ गया है, मातृ मृत्यु दर आ गया है, ठीक है। और ये तो आपका कुल प्रजनन दर है, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है फर्टिलिटी का, तो 2.1 होता है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए रिप्लेसमेंट जो लेवल होता है ना, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, कितना होता है फर्टिलिटी का, तो ये आपका 2.1 होता है। यदि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो जाए तो समय के साथ जनसंख्या घटने लगती है। वही डर है आपका आंध्र प्रदेश का, और हमारे भारत का भी वही डर है, ठीक है। खबर क्यों महत्वपूर्ण है इतना? देखिए खबर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है और भविष्य में इस कामकाजी आबादी कम हो सकता है, इससे कामकाजी आबादी कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आर्थिक विकास प्रभावित होंगे, ठीक है। देखिए प्रदेश की स्थिति जब देखा जाता है तो देखिए क्या है कि राज्य का वर्तमान जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, लगभग आपका 1.5 है, ठीक है। और यह रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम है, ठीक है, काफ़ी कम है, ओके। लगभग आपका 6.6% 0.6 जो है कम है, ओके। मुख्यमंत्री के अनुसार यदि यह स्थिति जारी रहा तो लगभग 23% जो आबादी है बुजुर्ग हो जाएगी। वर्क फोर्स इससे क्या होगा कि घट जाएगी, आर्थिक विकास प्रभावित होंगे। तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा ये आंध्र प्रदेश की स्थिति है। नई नीति का प्रावधान क्या है? देखिए ये नई नीति जो लाया गया है उसमें प्रावधान क्या है? तो तीसरे बच्चे के लिए प्रोत्साहन, अगर कोई महिला है, तीसरी बच्चा है यानी 2 बच्चे के बाद +1 यानी तीसरी बच्चा अगर कोई जन्म दे रहा है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगा? सरकार तीसरे बच्चे के लिए 25,000 प्रोत्साहन राशि देगा, इंसेंटिव देगा, ठीक है। ये जैसे ही तीसरा बच्चा आपका होगा तो ये 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देगा वहाँ की सरकार, ठीक है। दूसरा क्या है कि पोषण शिक्षा सुरक्षा पैकेज भी चलाया गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि तीसरे बच्चे वाले परिवार को जन्म के समय आर्थिक सहायता तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 1,000 रुपया मासिक सहायता लगभग आपका 5 साल तक दिया जाएगा। यानी 25,000 रुपया भी मिला और आपको 1,000 मतलब आपका प्रति मतलब माह आपको 1,000 रुपया मिलेगा। यानी साल में आपका 12,000 रुपया, 12 गुने आपका 5 60,000 रुपया, यानी टोटल आपका फ़ायदा होगा 60 इंटू 60 प्लस आपका 85,000 रुपया एक बच्चे पे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, और देखिए इस पे क्या कहा गया है कि 18 वर्ष तक उसकी जो शिक्षा होगी ना, वो मुफ्त किया जाएगा, यानी मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। वो कहीं भी पढ़े, ठीक है। ये सरकार इसकी वहन करेगी, ठीक है। देखिए कितना चलाया जा रहा है, ठीक है। थर्ड में क्या है कि महिलाओं की श्रम भागीदारी भी बढ़ाने की बात कहा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लगभग दुगनी करनी है। इससे क्या होगा कि जो आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसमें क्या होगा आपका जीएसडीपी में 15% का वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, ओके। तो ये मुख्य प्रावधान था नीति का। पॉलिसी में अन्य राज्यों से अगर तुलना किया जाए, देखिए तो आंध्र प्रदेश की जो स्थिति है ना, अब इन राज्यों जैसी हो रही है। किसके जैसा? आपका देखिए तमिलनाडु, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? लगभग आपका 1.4 है। और यही केरला का देखिए आप लोग, तो क्या है केरला में टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.6 है। यानी कहीं ना कहीं आपका तमिलनाडु में सबसे फर्टिलिटी रेट जो है कम है, ठीक है। टीएफआर जो है टोटल फर्टिलिटी रेट 1.4 है, ओके। और इसके बाद किसका आ जाता है? आंध्र प्रदेश का 1.5, और उसके बाद किसका आ जाता है? केरला का 1.6%। अब अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण के लिए इससे भी हम समझते हैं। देखिए जैसे कुछ देशों में क्या है, कम जन्म दर के कारण बड़ी समस्या पैदा हो रही है। जैसे आपका जापान देखिए, जापान अभी के दौर में टोटल फर्टिलिटी रेट है ना 1.122 इसका है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। इटली भी वही है, सेम ही है 1.2 फर्टिलिटी टोटल फर्टिलिटी रेट है। साउथ कोरिया तो बिल्कुल कम है। दक्षिण जो कोरिया है वो 0.7 टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी आपका जापान से भी कम है, इटली से भी कम है। इन देशों में क्या है, तेजी से एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, वर्क फोर्स की कमी हो रहा है, आर्थिक दबाव जैसी समस्या बढ़ रही है, ओके। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी हो गया। अब देखिए नीति लागू होने की जो समय सीमा रखा गया है इसमें चंद्रबाबू नायडू द्वारा, देखिए वहाँ के जो सीएम हैं उनके द्वारा, देखिए क्या है कि नीति लागू होने की समय सीमा, यह नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। अभी इसे 1 महीने के लिए सार्वजनिक चर्चा के लिए
जारी किया जाएगा, यानी सार्वजनिक चर्चा होगा इस पर, तब ये क्या होगा कि लागू होगा 1 अप्रैल से, ठीक है। भारत में घटती प्रजनन दर, ठीक है, जो डिक्लाइंग फर्टिलिटी रेट है, उसका आर्थिक विकास और जनसांख्यिकी संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये आपका मेंस के क्वेश्चंस लिखने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, आर्थिक विकास प्रभाव, हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला तो होगा श्रम शक्ति परिवर्तन आएगा, जो श्रम शक्ति में, जो वर्कफोर्स में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। कम प्रजनन दर से भविष्य में जो कामकाजी आबादी होंगे, यानी वर्कफोर्स होंगे, वो कम हो सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उत्पादन में कमी होएगा और आर्थिक विकास धीमी पड़ सकती है। और दूसरा क्या है कि जनसांख्यिकीय लाभांश, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या है जनसांख्यिकीय लाभांश? देखिए, कम जन्म दर से कुछ समय के लिए कामकाजी आयु वर्ग की आबादी अधिक हो जाती है, लेकिन जिससे क्या होगा कि आर्थिक विकास को तो बढ़ावा मिल सकती है, लेकिन बाद में क्या होगा कि अगर कम होगा तो फिर दिक्कत आएगी। दूसरा क्या है आपका, सरकारी खर्च में बदलाव होगा। कम बच्चों के कारण शिक्षा पर खर्च कम हो सकता है, लेकिन भविष्य में स्वास्थ्य और पेंशन पर खर्च इसका बढ़ सकता है। तो हमें क्या करना है, संतुलन लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पर खर्च नहीं हुआ तो ये स्वास्थ्य में और पेंशन में खर्च बढ़ाइए, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, आर्थिक उत्पादकता। क्या है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कार्यबल घटता है तो उद्योग और सेवाओं में मानव संसाधन की कमी हो सकती है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक ही प्रभाव पड़ रहा है इसका। जनसांख्यिकीय संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वृद्ध आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यानी एजिंग एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। कम जन्म दर के समय के साथ बुजुर्ग आबादी की प्रतिशत बढ़ जाता है। निर्भरता अनुपात, यानी डिपेंडेंसी रेशियो क्या हो जाएगा? बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ सकता है, यानी ये आपका कहीं न कहीं बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से जो ओल्ड एज जो डिपेंडेंसी है ना रेशियो, क्या हैगा, अनुपात इसमें बढ़ जाएगा। थर्ड क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे कि जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आएगी। दीर्घकाल में कुल जनसंख्या वृद्धि धीमी या नकारात्मक हो सकती है। फिर इससे क्या होगा, क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ेगा। भारत के अलग-अलग राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट अलग है। जैसे आपका केरला और तमिलनाडु में कम है और वहीं कुछ उत्तरी राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक है। जैसे आपका बिहार हो गया, ठीक है? बिहार हो गया, यूपी हो गया। इन सब राज्यों में क्या है ना कि आपका जो उत्तर भारत में है, उत्तरी राज्यों में ये क्या है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है? निष्कर्षतः क्या कहा जा सकता है इसमें कि घटती प्रजनन दर भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों है। यदि सरकार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान दे, तो जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करके आर्थिक विकास को तेज किया जा सकता है। अन्यथा भविष्य में क्या होगा कि वृद्ध आबादी और श्रम शक्ति की कमी जो है बड़ी समस्या बन सकती है। तो ये आप निष्कर्षतः बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए क्या लगाया गया है, ये आपके लिए लगाया गया है आपका प्रश्न, आपका मेंस का क्वेश्चंस, ठीक है? मेंस का क्वेश्चंस लगाए गए हैं। देखिए, क्या लिखना है? देखिए यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में घटती प्रजनन दर, यानी डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट आर्थिक विकास और जनसांख्यिकीय संरचना को कैसे प्रभावित कर सकती है? उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, एग्जाम्पल सहित आप चर्चा कीजिए। कितना अच्छा से मैं समझा दिया हूँ, इसका निष्कर्ष भी लिखा दिया हूँ। प्लीज़ आप लोग लिखने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कहाँ आप लिख के भेजिएगा? हमारे टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद आप लोग वहाँ पे अपना आंसर सेंड कीजिए और सेंड करके क्या है कि भेजिए, हम लोग क्या करेंगे, फीडबैक उसका देंगे, ठीक है? और एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो वेब्स अकेडमी ऐप्स है, वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं और उस पर क्या है कि 4 फाउंडेशन कोर्स आने वाले हैं, ठीक है? 4 फाउंडेशन कोर्स आने वाले हैं। कौन-कौन से फाउंडेशन कोर्स आने वाले हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए, पहला जो फाउंडेशन कोर्स होगा आपका यूपीएससी, सीएसई 2027 और 28 वालों के लिए होगा, ठीक है? दूसरा क्या होगा आपका, ये 14वीं जो जेपीएससी है, ठीक है? 14वीं जेपीएससी आपका प्री प्लस मेंस होगा, ठीक है? प्री प्लस मेंस का इसका कोर्स रहेगा। प्री में अगर आपका क्या है आपका, देखिए प्री में आपका क्या है यहाँ पे, देखिए प्री में आपका, प्री में देखिए क्या है यहाँ पे, प्री में देखिएगा थोड़ा,
डिस्टर्बेंस हो गया। प्री में देखिए, प्री में अगर प्री का डेट और बढ़ाता है, जैसे अभी 12 अप्रैल को किया गया है, अगर और बढ़ाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि आपके लिए बहुत फुल कोर्स आ जाएगा। नहीं तो इसका मैं टेस्ट सीरीज आपको चलवा दूंगा, ठीक है। जो ऑफलाइन देना चाहते हो वो ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं ऑनलाइन भी उनको मिल जाएगी पेपर, ओके। पीडीएफ के रूप में आपको दिया जाएगा, आप अपने तरीके से आप उसका क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, थर्ड जो हमारा कोर्स आएगा ये आपका आएगा 72वीं बीपीएससी, ठीक है। 72वीं बीपीएससी, ठीक है, 72वीं बीपीएससी प्री प्लस मेंस का कोर्स आएगा, ठीक है, प्री प्लस मेंस का कोर्स आएगा। फोर्थ होगा आपकी डिमांड, क्या आपकी डिमांड है, ठीक है, क्या आपकी मांग है। जैसे आपका यूजीसी नेट है, आने वाली है, आपका जून में पेपर होने वाला है, ठीक है। आपका जेट का पेपर होने वाला है, ठीक है, जेट का पेपर होने वाला है। उसके बाद पीपीएससी टीचर का आने वाला है, ठीक है। आपका उसके बाद आपका यूपीपीसीएस एआरओ आरओ का आने वाला है। तो आप जो भी सबसे ज़्यादा डिमांड फोर्थ कोर्स में जिसका जो डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगा वो कोर्स हमारे तरफ से लाया जाएगा। अब बात रहा कि इन ये कोर्स तो आएगी, ठीक है, ये कोर्स आपको फाउंडेशन कोर्स आपको वेब्स एकेडमी ऐप पे आएगी, ठीक है। इसमें आपको फ़ायदा अगर उठाना है, बेनिफिट उठाना है, तो हमारे पैप्स अकेडमी जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, वो क्या कीजिए, उसके चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना 1000 बच्चों में नाम दर्ज करवाइए। यानी जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनको इन फाउंडेशन कोर्सों में हमारे पैप्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा, यानी गिफ्ट दिया जाएगा। तो प्लीज़ जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बहन जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनको भी बोलिए, वो भी सब्सक्राइब करेंगे। और आपको क्या होगा, यहाँ से इन चारों कोर्सों में आपको गिफ्ट के तौर पे पैप्स अकेडमी की तरफ से दिया जाएगा, ओके। तो आप लोग जल्दी से तैयार होइए और हम लोग ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा ही लक्ष्य है जो आपका 1000 सब्सक्राइबर का पूरा करना है और इनमें आपका बेनिफिट ही होगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, अगर आपके नज़र में है कि जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको बोलिए कि ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं सिर्फ कीजिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम लिंक रहता है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आपको क्या होगा कि आपकी डाटा जो रहेगा हमारे पहचान में रहेगा, ताकि आप जब फाउंडेशन कोर्स आप लेने लीजिएगा तो उस समय आपकी जानकारी हमारे पास रहेगी, तो आपको बेनिफिट हमारे देने में, विप्स अकेडमी को गिफ्ट देने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले मुद्दे पे। तो क्या है ये देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है यहाँ पे। तो जो भी बिहार वाले बच्चे होंगे प्लीज़ आप लोग केयरफुली देखिएगा, बाकी सब भी देखिएगा क्या होता है राजनीतिक में। देखिए, नीतीश फाइल्स हिज आरएस यानी राज्यसभा पेपर्स अहेड ऑफ एग्जिट एज बिहार सीएम। खबर क्या है भाई, देख लेते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी ने अभी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिससे यह संकेत मिला है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अब बोलिएगा कि राष्ट्रीय राजनीति में, देखिए अभी तो ये क्षेत्रीय राजनीतिक में थे, ठीक है, रीजनल में थे, यानी ये स्टेट में थे, ठीक है, स्टेट लेवल पे ही काम कर रहे थे। अब क्या करेंगे, नेशनल लेवल पे काम करेंगे। क्यों, कैसे? तो ये राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में नेशनल लेवल होता है, ठीक है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक हो जाता है, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। वो लगभग, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में फैक्चुअल है, वो लगभग 2 दशकों तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं, ओके। उन्होंने लगभग आपका 2005 से ये बरकरार रहे हैं अभी तक सीएम, ठीक है। सोचिए, बहुत मतलब समझिए कि बहुत दिनों तक ये सर्व किए हैं सीएम पद पे। उन्होंने 10 बार, देखिए ये याद रखिएगा, 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। ये आप क्या है ना कि ये जो भी जो बिहार का एग्जाम होगा ना, ये पक्का पूछेगा भाई। बीपीएससी हो या आपका एईडीओ अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, या आपका टीचर वाला है, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा पेपर में, ठीक है, कि 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री का पद की शपथ ली है। अब वो राज्यसभा में जाकर दिल्ली की राजनीति में भूमिका निभाने की योजना बना रहे हैं। और जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड देखिए, मैं बता रहा था नीतीश कुमार 2005 से ही बिहार की राजनीति में प्रमुख नेता रहे हैं,
उन्होंने अलग-अलग समय में कई गठबंधन बदले हैं। जैसे आपका जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल में गए हैं। तो ये कई बार इन्होंने अपने पार्टी को गठबंधन बदले हैं। ओके। उनकी सरकार ने क्या है, सड़क बुनियादी ढांचा बनाया है, महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा दिया है, शिक्षा और सामाजिक योजनाएं चलाए हैं। इन तीनों पर इन्होंने काम किए हैं, जिससे उन्हें सुशासन बाबू की छवि मिलती है। और क्वेश्चंस आते हैं इस सुशासन बाबू का, जो गुड गवर्नेंस जो है ना, ये कहीं ना कहीं नीतीश जी लागू करवाए थे बिहार में। सुशासन बाबू के नाम से इनका छवि भी है, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं ये नीतीश कुमार। ओके। राज्यसभा जाने के कारण क्या है, तो देखिए पॉसिबल रीजन, ये भी थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लीजिए कि क्या है। थोड़ा राजनीतिक पॉलिटिक्स जानिए कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में क्या चेंजिंग होता है। ऐसे जानने का ज़रूरत जो ज़्यादा नहीं था, लेकिन देख लीजिए। देखिए, नेतृत्व परिवर्तन की रणनीति है। एनडीए की गठबंधन में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। इससे बिहार की राजनीतिक में नया शक्ति संतुलन बनेगा। क्या होगा, दूसरा क्या है कि व्यक्तिगत राजनीतिक लक्ष्य भी है इनका। नीतीश कुमार ने कहा है कि उनका सपना था कि वो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, चारों सदनों के सदस्य बने। जो ये चौथे सदस्य, जो चौथे सभा के सदन के सदस्य अब बनने वाले हैं, जो लास्ट फेज था इनका, ठीक है। बाकी सब में बन गए, विधानसभा में, विधान परिषद में भी और लोकसभा में भी ये रेल मंत्री भी रह चुके हैं। अब क्या है, स्वास्थ्य और आयु कारक भी इनका बताता है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार कहा गया है कि लंबे राजनीतिक कैरियर के बाद कम सक्रिय भूमिका लेने की रणनीति भी हो सकती है, और स्वास्थ्य की भी इनकी बिगड़ती हुई रहती है, और आयु भी हो गया है, ठीक है। अब बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा कि सत्ता संतुलन में बदलाव से क्या होगा कि बीजेपी अब राज्य में प्रमुख शक्ति बन सकती है। जेडीयू के जो है आपका के सामने नेतृत्व संकट पैदा हो सकता है। नया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, संभावित नामों का चर्चा है। ये सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा। क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक कमजोर हो सकता है। बिहार में बीजेपी बनाम अब आरजेडी का द्विध्रुवीय राजनीतिक मजबूत हो सकती है। जनता दल यूनाइटेड यानी विलुप्त हो सकता है, या उसका क्या होगा, विलय हो सकता है बीजेपी में। राष्ट्रीय राजनीतिक पर क्या असर पड़ेगा, देखिए एनडीए को संसद में अनुभवी क्षेत्रीय नेता मिलेंगे, और केंद्र राज्य संबंधों में जदयू की भूमिका बदल सकती है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट राज्यसभा के बारे में थोड़ा जानना है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में जानते हैं। देखिए, राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन होता है, ठीक है, अपर हाउस बोला जाता है। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट या उच्च सदन बोला जाता है। संरचना क्या है, कंपोजिशन इसका, कुल अधिकतम जो सदस्य हो है आपका 250 है। 238 सदस्य जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जाता है। 12 सदस्य जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नामित होता है, जो किन किन में होता है, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में योगदान के लिए ये नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान संख्या लगभग आपका 245 सदस्य हैं अभी, ठीक है। तो ये इतने पे ये वर्तमान संख्या है सदस्यों की। ओके, आगे चुनावी की प्रक्रिया कैसे होता है, तो देखिए राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। उन्हें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो चुनते हैं। और चुनावी प्रणाली होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल संक्रमण अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है। कार्यकाल क्या है, तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये राज्यसभा का कभी भंग नहीं होती, लेकिन इनके जो प्रत्येक सदस्य है उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, तो ये याद रखिएगा। फंसाता है यहाँ पे क्वेश्चन कि राज्यसभा 6 वर्ष पे चुना जाता है, तो राज्यसभा चुना नहीं जाता है, राज्यसभा एक बार बन गया है तो अस्थायी सदन ही है, ठीक है, वो कभी भंग नहीं हो सकता है। प्रति मतलब हर 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और अभी रिटायर हुए हैं उन्हीं पे क्या है चुनाव होने वाला है। प्रमुख पद जो होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है
राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो पदेन सभापति होते हैं। यानी जो उपराष्ट्रपति जो होंगे वो पदेन सभापति किसके होंगे? राज्यसभा के। उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। जो सभापति हो जाता है वो तो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, लेकिन जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। शक्तियां और कार्य क्या है, देखते हैं। शक्तियां और कार्य देख लेते हैं थोड़ा कि देखिए इनका जो पावर्स एंड फंक्शन है। विधायी कार्य जो है, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाता है, ये विधायिक कार्य हो गया। संविधान संशोधन में क्या क्या इसका है भूमिका? तो संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, जैसे मंत्रियों से प्रश्न पूछना, चर्चा करना, समितियों के माध्यम से जवाबदेही तय करना, ये कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। विशेष शक्तियां क्या है? तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 249 है, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की अनुमति देती है। तो ये आप याद रखिएगा, जो आर्टिकल 249 है वो राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की अनुमति देती है, या राज्यसभा द्वारा बनाया जाता है। आर्टिकल 312 नई जो ऑल इंडिया सर्विस बनाने की अनुमति भी देता है, तो आप लोग याद रखिएगा। जो ऑल इंडिया सर्विस होता है, इसी के द्वारा आपका यूपीएससी का भी गठन होता है 315 में। तो आईएएस आईपीएस जो बनते हैं ऑल इंडिया सर्विस के तहत ये बनाने की अनुमति होता है। राज्यसभा को सीमाएं क्या है राज्यसभा की? तो देखिए, मनी बिल में राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। ये सिर्फ केवल सुझाव दे सकती है और 14 दिनों तक ये मनी बिल को अपने पास रख सकती है। उसके बाद ये स्वतः ही इनको ये वापस करना पड़ता है, और ऐसा मान लिया जाता है कि ये क्या है कि इन्होंने पास कर दिया, ठीक है। और मनी बिल है या ना है वो कौन देता है? लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ना, अध्यक्ष होते हैं, वही मनी बिल है या नहीं है वो तय करते हैं, ठीक है। अंतिम निर्णय लोकसभा का ही होता है मनी बिल में। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। क्या है राज्यसभा? संघीय ढांचा को देखने हैं क्या बोला जा रहा है। राज्यसभा तो हम लोग पढ़ दिए, अब इस संघीय ढांचा को कैसे आपका मजबूत करता है। तो देखिए, राज्यसभा जो है संघीय ढांचा को कैसे मजबूत करता है। तो पहला, राज्यों का प्रतिनिधित्व का कार्य करता है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि राज्य राष्ट्रीय कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और इससे राज्य की आवाज संसद तक पहुंचाती है। दूसरा क्या है? केंद्र की शक्ति पर नियंत्रण होता है। जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर लोकसभा के साथ राज्यसभा की भी स्वीकृति आवश्यक होती है, और इससे क्या होता है कि केंद्र सरकार के निर्णयों पर संतुलन बना रहता है, ठीक है। थर्ड क्या होगा कि राज्यों के हित की रक्षा भी होती है। जैसे क्या हो गया कि राज्यसभा में सदस्य अक्सर अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे, जैसे आपका विकास की बात, संसाधन वितरण की बात, क्षेत्रीय समानता की बात उठाते रहते हैं। फोर्थ क्या है कि देखिए, विशेष संवैधानिक शक्तियां भी हैं। जैसे आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 हो गया, 312 हो गया, राज्यसभा को विशेष शक्तियां देती है। अनुच्छेद 249 में राज्यसभा 2/3 बहुमत के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। ओके। और अनुच्छेद 312 क्या कह रहा है कि राज्यसभा नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने की अनुमति दे सकती है। पांचवा क्या है कि अस्थाई सदन है ये। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, भंग नहीं होती है। इससे क्या होता है कि नीतियां और कानून में निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है। फोर्थ क्या है, सिक्स्थ क्या है आपका? विधायकों का पुनर्समीक्षा भी होती है। राज्यसभा विधेयकों पर बिल पे, ठीक है, बिल्स पे, विधेयकों पर राज्यसभा विधेयकों पर विस्तृत चर्चा करके जल्दबाजी में कानून बनाने से रोकती है और गुणवत्ता सुधारती है। तो ये इस तरीके से संघीय ढांचे को मजबूत करती है। लेकिन कुछ सीमाएं हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है, इसलिए छोटे राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलती है। जैसे आपका अभी तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कहीं न कहीं उनके लिए चुनौती बना रहता है। कुछ मामलों में लोकसभा अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जैसे आपका मनी बिल हो गया, ठीक है, ये लोकसभा ही तय करता है। निष्कर्षतः हम लोग बोल सकते हैं कि राज्यसभा भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों की भागीदारी, संतुलन और विधायी गुणवत्ता सुनिश्चित करके संघीय ढांचा को मजबूत बनाती है। अब हम लोग देखते हैं इसका
एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू देखते हैं क्या एमसीक्यू बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन चुनावों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली का प्रयोग करता है। देखिए, राज्यसभा में करता है, प्रेसिडेंट का चुनाव में करता है, वाइस प्रेसिडेंट में करता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में नहीं करता है। यानी 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। और ये कौन चुनते हैं? जो राज्य विधानसभा के विधायक होते हैं, उनके द्वारा ये चुना जाता है। राज्यसभा के चुनाव में विधायक वोट देते हैं, बिल्कुल। राज्यसभा के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यानी 2 और 3 सही है। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या कह रहा है कि देखिए, हमारा प्रश्न जो है कि राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के चुनाव में विधायक प्राथमिकता के आधार पर वोट देते हैं, ये भी आपका। राज्यसभा के चुनाव में साधारण बहुमत प्रणाली, देखिए इसमें है ना कि राज्यसभा के चुनाव में विधायक जो होते हैं प्राथमिकता के आधार पर वोट देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कि राज्यसभा चुनाव में निम्नलिखित में से कौन वोट देता है? तो केवल इसमें विधायक वोट देता है, ऑप्शन नंबर बी है। अब हमारे अगले मुद्दे हैं। क्या बोल रहा है? देखिए, प्रोटेक्टिंग वोमेन्स राइट्स अमिड कॉन्फ्लिक्ट एंड इनस्टेबिलिटी क्या है? देखिए, इंटरनेशनल वोमेन डे जो है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, हर वर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व भर में। ओके, यह दिन महिला के अधिकारों, उपलब्धियों और लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसे आधिकारिक रूप से यूनाइटेड नेशन ने देखिए 1977 से अपनाया है, तो ये मान्यता दिया है। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा। और हर साल आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, 8 मार्च और यूनाइटेड नेशन ने इसको 1977 से मान्यता दिया था। ओके, और इस वर्ष जो 2026 का जो वैश्विक थीम होगा, तो वो क्या होगा देख लीजिए। 2026 के लिए जो थीम है, राइट्स जस्टिस एक्शन, ठीक है, RJA, ठीक है, राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो ये आप थीम याद रखिएगा। थीम बड़े से बड़े पेपर में पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा, राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, न्याय और समानता सुनिश्चित कराना, लैंगिक समानता के लिए ठोस कार्रवाई करना। तो ये उद्देश्य है। देखिए, वैश्विक चुनौतियाँ क्या है आज के डेट में, तो ये हम लोग देखते हैं। आज दुनिया कई संकटों से जूझ रही है, जो हम लोग देख रहे हैं। युद्ध और संघर्ष, जैसे आप देखे होंगे, अभी ईरान में चल रहा है, कुछ दिनों पहले अभी तक रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा था, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया पूरे तरीके से आप लोग को युद्ध में ही पड़ गया है। तो युद्ध और संघर्ष हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है, राजनीतिक अनिश्चितता भी बढ़ रही है। इन परिस्थितियों में क्या होता है ना कि महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं युद्ध और संघर्ष का महिलाओं पर कैसे प्रभाव पड़ता है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या होता है, लैंगिक हिंसा, ठीक है, लैंगिक जो हिंसा होता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है। संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा, बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती है। अगर युद्ध और संघर्ष चलते रहता है ना, तो संघर्ष क्षेत्रों में क्या होता है ना, यौन हिंसा ज़्यादा बढ़ जाता है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है कि विस्थापन और आपका गरीबी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉवर्टी। महिलाओं के अक्सर घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका खत्म हो जाती है। तो ये कहीं ना गरीबी के कारण भी बन रहा है और विस्थापन हो रहा है। अब थर्ड क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कैसे असर डालता है, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आ जाती है, बच्चों की शिक्षा में भी बाधा हो जाती है। फोर्थ क्या होगा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ती है, जैसे आपका महिलाओं में अवसाद यानी डिप्रेशन और चिंताएं जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो जाता है, जैसी समस्याएं बढ़ती है।
तो ये प्रभाव पड़ता है। और महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय पहल चलाया गया है इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1325 जो 2000 में स्थापित हुआ था। ये आपका क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2000 में रिजोल्यूशन 1325 आपका पारित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, संघर्ष के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शांति बर्ताव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ये रिजोल्यूशन में उद्देश्य था। ये कहाँ तक है अभी आप देख ही सकते हैं कि सारे नियमों कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, ठीक है। वर्तमान यूएन रिपोर्ट जो है 2025 में क्या कहा गया है देख लीजिए। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 1946 के बाद जो है सबसे अधिक युद्ध और संघर्ष वर्तमान समय में हो रहा है। 2025 में आपका ये रसिया यूक्रेन वार स्टार्ट ही है, अभी भी स्टार्ट ही है, ठीक है। लगभग आपका 676 महिलाओं संघर्ष क्षेत्रों के पास रहती है, ठीक है। यानी लगभग 676 मिलियन महिलाएं संघर्ष क्षेत्रों के पास ही रहती है। महिलाओं और बच्चों की नागरिक हताहतों हताहतों की संख्या 4 गुनी बढ़ गई है। और कन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस 87% बढ़ा है, सोच लीजिए। जो संघर्ष रिलेटेड जो संबंधित जो सेक्सुअल वायलेंस है, वायलेंस, ये लगभग आपका 87% बढ़ी है। सोचने वाली बात है भाई। ओके, अब देखिए क्या है कि आपका शांति इसमें देख लेते हैं कि शांति प्रक्रिया में महिलाओं की कम भागीदारी क्यों है। देखिए 2024 में 90% शांति वार्ताओं में कोई भी महिलाएं वार्ताकार नहीं थी। सोचिए, तो महिलाओं के लिए कौन बोलेगा भाई। वैश्विक स्तर पर केवल 7% जो नेगोशिएटर्स हैं वो महिलाएं हैं, 14% मीडिएटर्स महिलाएं हैं। जबकि शोध से पता चलता है कि महिलाओं की भागीदारी में से शांति समझौते अधिक टिकाऊ होते हैं, ठीक है। ऐसा शोध किया गया है कि अगर आप शांति समझौता में अगर आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये समझौता जो होगा बहुत टिकाऊ होगा, क्योंकि वो भावनात्मक तरीके से जुड़ाव रखते हैं। वो एक दूसरे के दर्द को ज़्यादा समझते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इमोशनली इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से वो भावनात्मक रूप से भी वो जुड़ाव करके अपना करते हैं, ठीक है। तो ये शोध में पता चला है, ठीक है। अब इसके आगे की राह वे फॉरवर्ड हम लोग क्या बता सकते हैं, तो देखिए क्या है कि पहला तो होगा कि शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देनी चाहिए। जैसे शांति वार्ता हो गया, संघर्ष समाधान हो गया, पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं में क्या होना चाहिए, महिलाओं की समान और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन 1325 में कहा गया है, ठीक है। ये 2000 में आया था, 2000 ईस्वी में आया था। ये देखिए क्या बोल रहा है आपका कि संघर्ष क्षेत्रों में सुरक्षा। क्या है संघर्ष क्षेत्रों में सुरक्षा? संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को हिंसा, यौन शोषण और मानव तस्करी से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। क्या है, महिलाओं और लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए, पोषण होना चाहिए। ये सब प्रदान करना लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका, देखिए आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को रोजगार का अवसर, वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रदान करके उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाई जानी चाहिए। और फिफ्थ क्या बोल रहा है कि कानूनी और संस्थागत सुधार भी आवश्यक है, किया जाना चाहिए। कानूनी आपका कैसे सरकारों को महिलाओं की सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानून लाने चाहिए, प्रभावी संस्थागत तंत्र बनाना चाहिए, ये सब लागू करने की आवश्यकता है। फोर्थ क्या, सिक्स्थ क्या होगा, सामाजिक जागरूकता। समाज में लैंगिक जो समानता है और सम्मान है की संस्कृति विकसित करने के लिए क्या होना चाहिए, जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक है। ये जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे है आपके लिए आज का मेंस का क्वेश्चंस भी इस मुद्दे पे लगाया गया है, तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली पढ़ देखिए। क्या है, संघर्ष और युद्ध की परिस्थितियां में महिलाओं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के संदर्भ में इस कथन के विश्लेषण कीजिए, ठीक है। इन कथन का विश्लेषण कीजिए 150 शब्दों में, ठीक है। और आपको कहाँ भेजना है ये आपको मैं बता देता हूँ, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
हमारे टेलीग्राम लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़िए और वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको 1000 हमारे फाउंडेशन कोर्स आने वाले हैं, जो पहले हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, उन फाउंडेशन कोर्स में आपको वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा जो एमसीक्यू है, ठीक है। देखिए एमसीक्यू है आपका, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, इसे हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे आधिकारिक रूप से यूनाइटेड नेशंस ने 1977 में मान्यता दी थी, बिल्कुल सही बात है। इसका मूल उद्देश्य केवल महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना है, बिल्कुल नहीं, केवल आर्थिक भागीदारी को नहीं बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और दो किस में है, केवल एक और दो आपका ए में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन 1325 जो 2000 में आया था, किससे संबंधित है, तो वोमेन पीस एंड सिक्योरिटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कौन सा कथन सही है कि संघर्ष क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, देखिए कि रिजोल्यूशन 1325 संघर्ष के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देता है, ठीक है। यह शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात करता है, बिल्कुल, एक भी सही है, दो भी सही है। यह केवल विकसित देशों पर लागू होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक और दो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, केवल एक और दो। अब अगले जो क्वेश्चन मुद्दा है क्या है, देखिए कि अहेड ऑफ क्रूशियल असेंबली इलेक्शंस तमिलनाडु वेस्ट बंगाल गवर्नेंस चेंज। क्या है कि हाल ही में के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने दो महत्वपूर्ण राज्यों के राज्यपाल में बदलाव किए गए हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ठीक है। क्या है, देखिए कि राज्यपालों में बदलाव क्या हुआ है, तो सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सीपी राधाकृष्णन, तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अभी तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। अजय कुमार भल्ला, ठीक है, को वेस्ट बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। अजय कुमार भल्ला जो थे आपके कौन है, ये आपके वेस्ट बंगाल के राज्यपाल चुने गए हैं, ओके। और यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब इन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारी चल रहा है। मतलब क्या है ना कि तमिलनाडु में भी आपका चुनाव होने वाला है, वहाँ का जो एम के स्टालिन है मुख्यमंत्री हैं, और यहीं से आपका तमिलनाडु से ही आपका कौन लड़ने वाले हैं, जो एक एक्टर है आपका विजय थालापति, ठीक है, विजय थालापति, ओके। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती देखकर जो स्टालिन जो है, कहीं ना कहीं ये आपका चुनौती, ये सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई है, कहीं ना कहीं चुनौती हो सकता है अजय कुमार भल्ला को वेस्ट बंगाल में। जो वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी, अभी SIR वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा चल ही रहा है, आज से नहीं, बहुत मतलब 1-2 महीना से अधिक हो गया है, 1-2 महीने से भी अधिक हो गए हैं वो मुद्दे, ठीक है। मैं मुद्दा वो पढ़ा चुका हूँ। देखिए हमारे लिए जो है ना कि देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए लगाया हूँ कि कहाँ-कहाँ के आपके गवर्नर चेंज हुए हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनाउंस्ड ए न्यू गवर्नेंस फॉर 7 स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स फॉर 2 यूनियन टेरिटरी ऑन थर्सडे, ठीक है। तो दो आपका 7 तो बदलाव कर रहे हैं आपके राज्यों में, और 2 है यूनियन टेरिटरी में। तो कौन-कौन है थोड़ा-सा देख लेते हैं, सही से लग नहीं पाया है। ये देखिए, 1 मिनट, जो अभी आपका तमिलनाडु के जो अभी सीपी राव हैं, पहले कौन थे ये आपका तमिलनाडु का, राजेंद्र विश्वकर्मा आलेकर, गिवन एडिशनल चार्ज तमिलनाडु, और करंट जो रोल इनको करंट और प्रीवियस केरला के आपका अब इनको बनाया गया है। केरला को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बना दिया गया है आपका गवर्नर, और RN रवि जो अपॉइंटेड गवर्नर वेस्ट बंगाल के थे, उनको अब क्या बनाया गया है, तमिलनाडु को बनाया गया था, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल गवर्नर थे, ठीक है। अब यहाँ पे है जो हमारा, देखिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो स्टेट और कहाँ है, देखिए जिष्णु, ठीक है, जिष्णु देव वर्मा महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के गवर्नर हो गए हैं।
और कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हो गए हैं। तो आप लोग एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, जिष्णु देव वर्मा महाराष्ट्र के, शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के, ठीक है, एक करके लिख लीजिए या दो करके देखिए, एक आप ऐसे लिखिएगा, एक में मैं बोलता हूँ, देव वर्मा महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के हैं। तीसरा में कौन है, कविंदर गुप्ता, ठीक है, कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के हैं। फिर आपका फोर्थ में कौन है, आपका लेफ्टिनेंट आपका जनरल जो रिटायर्ड हैं, सैयद अत्ता हसैनी हसैन, ठीक है, हसनीन, ये सैयद अता हसनीन हो है, जो कहाँ के हैं, आपका बिहार के हैं। और कौन है, नंद किशोर यादव कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं, नंद किशोर यादव नागालैंड के, ओके। और तरनजीत सिंह संधू जो है, ये आपका कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं, ठीक है, तरनजीत सिंह संधू आपका दिल्ली के हैं। और विनय कुमार सक्सेना आपका लद्दाख के हैं, ठीक है। तो दो जो यूनियन टेरेटरी हो गए, आपका लद्दाख हो गया और एक दिल्ली हो गया। तो दिल्ली और ये दो यूनियन टेरेटरी हो गया, और एक आपका नागालैंड राज्य हो गया, बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तो ये आपका 5 इधर हो गया, और ये आपका तमिलनाडु का आपका सीपी राधाकृष्णन और अजय कुमार भल्ला वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप हो गया, ठीक है, आपके 7 स्टेट में और 2 यूनियन टेरेटरी में। तो आप याद रखिएगा इस तरीके से। क्या है, देखिए राज्यपाल क्या होता है, तो राज्यपाल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है, राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो राज्य होते हैं ना, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होते हैं माने जाते हैं, वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। लेकिन राज्य का जो वास्तविक कार्यपालिका जो प्रमुख जो मुख्य कौन होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान जो मुख्यतः अनुच्छेद 153 से 162 तक दिया गया है, ओके। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होता है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है भारत का। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 155 में है, यानी नियुक्ति का प्रावधान कितने से होता है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 155 से, ओके। कार्यकाल आपका राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ना, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और लेकिन वह राष्ट्रपति के इच्छा पे होता है, यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पद पर बने रहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 156 ये क्या करता है, इनके कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। और 153 में कहा जाता है कि राज्यपाल, ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। तो ये 3 अनुच्छेद तो आपको ऐसे ही याद हो गया। और ज़्यादा आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप लोग मेरे पॉलिटी का जो एमसीक्यू वाले जो सेक्शन चलाया गया है ना, वो पॉलिटी आपका प्ले लिस्ट में है, आपका पॉलिटी एमसीक्यू क्लासेस, प्लीज़ आप लोग जाकर ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों को और भी बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, लेकिन वहाँ पे आप एमसीक्यू इसका कर सकते हैं। लगभग 20 से 30 एमसीक्यू इसका करवाया गया है बहुत अच्छे से, ओके। योग्यता क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे योग्यता, तो राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो मिनिमम एज तो है कि आपका 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद, राज्यपाल की शक्तियाँ, तो कार्यपालिका की शक्ति होता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके। कार्यपालिका की जो शक्ति है, देखिए यहाँ पे कार्यपालिका शक्तियाँ क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, राज्य के प्रशासनिक कार्यों की भी निगरानी करता है। विधायिक शक्तियाँ, विधानसभा सत्र बुलाना और स्थगित करना, ये इसका काम है। विधानसभा भंग करने का भी काम है, इसका विधायी शक्ति हो गया। विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, यानी बिल पे ये क्या करता है, हस्ताक्षर करेगा तभी तो कानून कोई बनेगा, ठीक है। बिल को राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो ये बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ठीक है, उसके लिए ये सुरक्षित भी रख सकता है। वित्तीय शक्तियाँ क्या है, तो राज्य का बजट जो है विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है, और मनी बिल राज्यपाल के सिफारिश के बिना पेश नहीं हो सकता है। पहले क्या होता है कि मनी बिल पहले ही मनी बिल के लिए राज्यपाल की अनुमति लिया जाता है, ठीक है। न्यायिक शक्तियाँ, कुछ मामलों में सजा को माफ करना, कम या स्थगित कर सकता है। विवेकाधीन शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो देखिए कुछ स्थितियों में, ये हम लोग देख लेते हैं, विवेकाधीन जो कुछ स्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। कब, जब हंग विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अनुच्छेद 356 से ये
क्या है, राष्ट्रपति शासन होती है, ठीक है। और ये 356 में बोला गया है आपका, सिफारिश कर रहा है, कुछ बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राज्यपाल का क्या महत्व है, तो ये केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक कड़ी कड़ी माना जाता है, यानी लिंक का काम करने का ये काम करता है राज्यपाल। संविधान की रक्षा करता है, राज्य में संवैधानिक शासन बनाए रखने का ये कार्य भी करता है। ओके, अब इस पे हम लोग क्या है, एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू है, देखिए हमारा एमसीक्यू क्या है। एमसीक्यू देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति मानी जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, विधानसभा को भंग करना ये भी आपका राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ठीक है, ओके, ये विवेकाधीन है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करना, तो ये जो नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सिर्फ केवल विवेकाधीन शक्ति है। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल। राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा होता है, ऐसा कहीं नहीं है, महाभियोग इसके द्वारा नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये होता है, केवल एक और दो। अगले जो मुद्दे हैं क्या बोल रहा है, देखिए अगला मुद्दा जो है क्या बोल रहा है, द सिस्टेमिक इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन्स मिड लाइफ हेल्थ। क्या है, भारत का जो है ना, कि जो आपका मिड लाइफ जो हेल्थ है ना कहीं महिलाओं की चिंताजनक वो अदृश्य कर दिया जाता है। जैसे आपका देखिए, भारत ने मातृ स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देखिए मुख्य उपलब्धियां क्या है, कि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, यानी एमएमआर है, रेशियो मोर्टिलिटी रेशियो जो है आपका, लगभग 2000 में 362 प्रति एक लाख पे होता था, जीवित जन्म पे होता है। तो ये इससे आपको पता चल गया कि 1 लाख पर जो है ये देखा जाता है, ठीक है, 1 लाख पे देखा जाता है, यानी 1 लाख जो जीवित जन्म है 362 था। कब था ये आपका, 2000 में। अब जो 2023 में है आपका कितना है, 80, ठीक है, 80 प्रति 1 लाख जो मतलब 362 मर जाता है, 1 लाख में 362 बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, मातृ मृत्यु दर। अब क्या है, 80 बच्चे मरते हैं, तो कहीं न कहीं 2023 में बहुत अच्छे से आपका ये महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ ये हासिल कर चुका है, ठीक है। लगभग बहुत कम हुआ है, लगभग 260 आपका 280 रेशियो जो है आपका कहीं न कहीं कम किया है, 280। यह सुधार जो है ना, मुख्यतः क्या है, इन योजनाओं में संभव हुआ। कौन सा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल हेल्थ मिशन, यानी नेशनल हेल्थ मिशन का ही सब मिशन है नेशनल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इन कार्यक्रमों ने संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ाए हैं, ठीक है, प्रशिक्षित दाई या नर्स की उपलब्धता करवाया है, प्रसव पूर्व और प्रसव बाद ये देखभाल कहीं न कहीं बढ़ावा दिया है इसको, ठीक है, तभी ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है आपका ये मातृ मृत्यु दर कम हुआ है। ओके, अगले में क्या है कि समस्या क्या है, देखिए ये मुद्दे पे आ गए, मिड लाइफ वुमेन्स हेल्थ की उपेक्षा क्या है। देखिए वो आप फैक्चुअल याद रखिएगा, 362 था पहले, अभी क्या है, 80 है, ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों चीज याद रखिएगा। समस्या क्या है, मिड लाइफ वुमेन्स हेल्थ की उपेक्षा है, महिलाओं के 30 से 40% की आयु के बाद के स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। प्रमुख समस्या क्या है, आता है इससे उच्च रक्त हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाता है, थायराइड रोग हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। डेटा क्या है, देखिए डेटा यहाँ पे 106 प्रति हजार महिलाएं कम से कम एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित है, यानी 1000 महिलाओं में से 106 महिलाएं जो एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित हैं, ठीक है। पुरुषों में ये 65 है, ठीक है, देखिए आधा है, ठीक है, ये लगभग आपका आधा है, ठीक है। यह दिखाता है कि महिलाओं में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये समस्या है, और सामाजिक कारण भी समस्या इसका बन जाता है, कैसे आपका देखिए क्या है, कि महिलाओं के स्वास्थ्य की उपेक्षा के पीछे कई कारण हो जाते हैं, जैसे परिवार को प्राथमिकता देना, इनके लिए परिवार सबसे बड़ा हो जाता है, लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, अभी देर से चिकित्सा सहायता लेना भी होता है, जागरूकता या अंधविश्वास में भी पड़ जाते हैं। चिकित्सा शोध में पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण ये अपनाते हैं, ठीक है,
कि जब तक पुरुष नहीं ऐसे बोलेंगे तब तक हम नहीं जाएँगे, ठीक है? उदाहरण के लिए क्या होता है इनको, महिलाओं में जो है आपका देखिए हार्ट अटैक के लक्षण पुरुष से अलग होते हैं। जैसे इनको थकान आ गया, मतली आ गया, चिंता हो गया, पीठ दर्द हो गया, लेकिन चिकित्सा प्रणाली अक्सर पुरुषों के लक्षण पर ही आधारित है। यानी जो चिकित्सा शोध होता है ना, वो पुरुष केंद्रित ही दृष्टिकोण अपनाया जाता है चिकित्सा में। महिलाओं का दृष्टिकोण अपनाया नहीं जाता है, महिलाओं पर शोध नहीं होता है। तो कहीं न कहीं ये चिकित्सा प्रणाली भी कहीं न कहीं खामियाँ हैं, ठीक है? समाधान क्या हो सकता है? देखिए समाधान जो है यहाँ पे देखिए लाइफ कोर्स अप्रोच अपनाना चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य को जीवन के पूरे चक्र जो लाइफ कोर्स होता है उसमें देखना होगा, ठीक है? महिलाओं के स्वास्थ्य को जीवन के पूरे चक्र में उनको देखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 30 या 40 साल तक देख लिए, उसके बाद उनका देखभाल छोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? देखिए यहाँ क्या है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। क्या कदम उठाए हैं? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले हैं, ठीक है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया है। कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्रामिंग चलाया गया है। इनमें जो शामिल होता है स्तन कैंसर की जाँच होता है, सर्वाइकल कैंसर की जाँच होता है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में ब बहुत अच्छा से पढ़ाया हूँ और एक इसका वैक्सीन है। कौन-सा वैक्सीन है? बताइएगा, वैक्सीन का आप नाम बताइएगा जो मैं आपको बताया हूँ बहुत अच्छे से, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आपका ये आपका आपके लिए प्रश्न है, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन कौन-सा है? तो ये वैक्सीन का नाम बताइएगा, ठीक है? सर्वाइकल कैंसर का। देखते हैं कितने बच्चों को याद है हमारे क्लास से। ओके, तो आपकी ये आज एक जाँच छोटी-सी हो जाए कि वैक्सीन का नाम कौन-सा है, ठीक है? क्या है आगे देखते हैं, सुधार के लिए आवश्यक कदम क्या उठाए गए हैं? तो देखिए महिलाओं की महिलाओं के मिड लाइफ हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जैसे नेशनल आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है स्क्रीनिंग का विस्तार हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की ज़रूरत है, जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना भी ज़रूरी है। ठीक है? महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश करने से क्या होगा? परिवार, कार्यस्थल, अर्थव्यवस्था तीनों को लाभ हो सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश करने से हमारा परिवार भी सही हो सकता है, कार्यस्थल भी सही हो सकता है, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो गया, यानी तीनों को लाभ हो सकता है। देखिए हमारे लिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, नेशनल हेल्थ मिशन। क्या है नेशनल हेल्थ मिशन? नेशनल हेल्थ मिशन जो है भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ओके, स्थापना कब हुआ था? इसका शुरुआत जो हुआ था आपका 2013 में शुरुआत हुआ था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये संचालित होता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। इसकी ये दो दो लाइन याद रखिएगा, एनएचएम का, नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत 2013 में, और कौन सा मंत्रालय के अधीन है? तो ये आपका कार्य करता है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, और ये 2 मिशनों के मिलकर बने हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। पहला नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो आपका 2005 में आया था, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में आया था। तो ये दोनों मिशन को इसमें मिलाया गया है, ठीक है? इसी के तहत चलाया जाता है। और देखिए क्या है कि नेशनल हेल्थ मिशन के उद्देश्य क्या है? तो मातृ और शिशु मृत्यु दर, यानी ठीक है, इमोर्टेलिटी रेट जो होता है, और आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है, रेशियो जो है आपका कहीं ना कहीं कम करना है, जो अभी ये पहुंच दिखा रहा है सही, ठीक है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का भी उद्देश्य है। सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, सेवाएं उपलब्ध कराना, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, और स्वास्थ्य जो अवसंरचना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ओके, एनएचएम के प्रमुख घटक कौन कौन है? तो देखिए पहला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, सुरक्षित प्रसव देखना, प्रसव पूर्व और प्रसव बाद भी इसका देखभाल करना, और पोषण कार्यक्रम इसके द्वारा चलाया गया है। दूसरा क्या है कि रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया है, टीकाकरण चलाया है, टीबी, मलेरिया, एचआईवी आदि रोगों की रोकथाम, ठीक है? स्वास्थ्य अवसंरचना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं, और प्राइमरी हेल्थ केयर जो है आपका, और सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, ये कहीं ना कहीं खोला गया है।
फोर्थ क्या है आपका, सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं भी चलाए गए हैं, जैसे आशा वर्कर, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक ऐसी क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एक्टिविस्ट, ओके, कार्यकर्ता भी हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। एनएचएम की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुआ है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो में कमी आई है, जो अभी कितना है बताइए, 80 हो गया, ठीक है, ये 80 हो गया, 200 आपका 362 से ये 80 हो गया है। टीकाकरण कवरेज में सुधार हो गया है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी बढ़ी है। अब इसका महत्व क्या है, तो देखिए एनएचएम का यानी नेशनल हेल्थ मिशन का स्वास्थ्य समानता यानी हेल्थ इक्विटी को बढ़ावा दिया गया है। गरीबी और ग्रामीण आबादी के को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया गया है। भारत में यूनिवर्सल जो हेल्थ कवरेज है उसकी दिशा में महत्वपूर्ण ये कदम उठाया गया है। ओके, अब यहाँ हमारे क्या है, हमारे लिए एमसीक्यू लगा हुआ है। तो क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। क्या है पहला कथन, इसे 2013 में शुरू किया गया था, नहीं, इसे 2013 में शुरू किया गया था, ये बिल्कुल आपका क्या है, सही बात है, 2013 में इसको शुरू किया गया था। ओके, और इसमें जो है नेशनल रूरल आपका क्या है, नेशनल रूरल, एक मिनट, नेशनल, इसमें जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य केवल शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 हमारा सही है, इसमें है तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आते हैं या आता है, ठीक है। आशा कार्यकर्ता कार्यक्रम बिल्कुल ये आता है। जननी सुरक्षा योजना ये क्या आता है, ये आपका आता है, बिल्कुल ये वही आता है, जननी सुरक्षा योजना। प्रसव और प्रसव के बाद वाले में ये आता है। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये भी आता है, 1 2 3 किसमें है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या हमारा, देखिए कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूती करना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मातृ स्वास्थ्य की स्थिति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को अपनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले मुद्दे क्या है, देखिए अगला मुद्दा जो है हमारा क्या है, देखिए द वर्ल्ड क्या है बोल रहा है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मार्क्ड वर्ल्ड हेरिंग डे ऑन मार्च 3, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हर वर्ष जो 3 मार्च को विश्व के स्तर पर वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सुनने की क्षमता यानी हेयरिंग से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो WHO द्वारा किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। और 2026 का जो थीम है क्या है, देखिए चेंजिंग माइंडसेट, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ए रियलिटी फॉर ऑल। ओके, तो ये थीम याद रखिएगा। थीम क्या है, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। चेंजिंग माइंडसेट, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ए रियलिटी फॉर ऑल। तो ये आप याद रखिएगा थीम। ओके, तो थीम बहुत ज़रूरी है। और 8 मार्च को जो होने वाला है महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसका भी आप थीम याद रखिएगा, जो मैं अभी पीछे बताया हूँ, ठीक है। तो 2 आपका डे आपको 3 मार्च का एक हो गया है। इस थीम का उद्देश्य क्या है, लोगों को कान और सुनने की देखभाल यानी ईयर एंड हियरिंग केयर के प्रति जागरूक बनाना और समाज में मौजूद गलत धारणाओं को बदलना इनका काम है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेयरिंग डे का महत्व हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वैश्विक समस्या क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में लगभग आपका 430 मिलियन से अधिक लोग गंभीर सुनने की समस्या से पीड़ित है। 2050 तक यह संख्या कितना बढ़ जाएगा, 700 मिलियन से अधिक हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ओके, प्रमुख कारण क्या है इसका, तो देखिए क्या है कि आपका नॉइज पॉल्यूशन यानी तेज शोर, संक्रमण, उम्र बढ़ना,
आनुवांशिक कारण, ठीक है, असुरक्षित हेडफोन या ईयरफोन का उपयोग किया जाता है, इसके कारण भी ये हो जाता है बीमारी। ओके, रोकथाम के उपाय क्या हैं? तो तेज आवाज से बचाव किया जाए, समय समय पर हेयरिंग टेस्ट किया जाए, कान के संक्रमण का संक्रमण का समय पर क्या है इलाज होना चाहिए, सुरक्षित हेडफोन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये भी एक समस्या बना हुआ है टेक्नोलॉजी का भी। भारत में पहल क्या चलाया गया है? तो देखिए आपका, तो जो भारत में पहल चलाया गया है कि भारत में सुनने की समस्या के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस, ठीक है, NPPCD। ओके, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि बहरापन को रोकना, ठीक है, बहरापन रोकना, समय पर पहचान और उपचार करना, जन जागरूकता बढ़ाना। अब यहाँ पे आपके लिए एक MCQ लगा हुआ है। वर्ल्ड हेयरिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम आप इस बार का याद रखिएगा। अगले मुद्दे पे चलते हैं। देखिए अगला मुद्दा क्या बोल रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज बिफोर बर्थ ऑफर्स होप फॉर हेल्थी फ्यूचर। क्या है? भारत में तेजी से क्या है मधुमेह मधुमेह यानी डायबिटीज की वैश्विक राजधानी बनता जा रहा है। यानी वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज जो है कौन बन रहा है? आपका भारत बन रहा है। भारत में लगभग 101 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, यानी 101 मिलियन, ठीक है, डायबिटीज से पीड़ित हैं। 136 मिलियन जो लोग हैं प्री डायबिटिक से श्रेणी में आ रहे हैं, यानी तो उनके शुरुआती चरण स्टार्ट हो गया है। यह जो समस्या है ना, देखिए यहाँ पे आगे बोल रहा है कि यह समस्या केवल वयस्क जीवन की ही नहीं, बल्कि इसकी जड़ गर्भ अवस्था के शुरुआती चरण में भी हो सकती है। ओके, तो हम लोग के लिए सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। तो डायबिटीज देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये देखिए डायबिटीज क्या होता है। डायबिटीज यानी मधुमेह एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब गैर संचारित बीमारी है, जिसमें शरीर में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर असमान रूप से बढ़ जाता है। यानी एक जनरल वे में या कॉमन जितना होना चाहिए उससे बढ़ जाता है। यह तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन यानी इंसुलिन जो होता है नहीं बनाता है या इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है शरीर, तभी ये सॉरी सॉरी ओके, तो इंसुलिन नहीं बना पाता है या तो आपका इंसुलिन का सही उपयोग शरीर नहीं कर पाता है, तब ये डायबिटीज होता है। अब डायबिटीज के दो जो प्रकार हैं, मुख्य प्रकार जो हम लोग देखते हैं टाइप। तो टाइप 1 डायबिटीज शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। टाइप 1 में क्या होता है? इंसुलिन ही बनाना बंद कर देगा, तो अनियंत्रित हो जाएगा। आमतौर पर यह बचपन या युवा अवस्था में होता है। जीवन भर इंसुलिन इंजेक्शन इसमें जरूरी बन जाता है कि जीवन भर ही ये इंसुलिन लेता रहेगा, ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज सबसे आम प्रकार जो है ये आपका सबसे आम मतलब ये होता है, मतलब बहुत लोगों में सबसे ज़्यादा यही टाइप 2 डायबिटीज होता है। शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। मुख्य कारण है इसका मोटापा, खराब जीवन शैली, कम शारीरिक गतिविधियाँ। आज के दौर में ज़्यादातर खराब जीवन शैली ही है, ठीक है, आपका कम शारीरिक गतिविधियाँ भी हैं और आपका आहार भी कहीं न कहीं संतुलित नहीं है। आजकल जंक फूड का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। थर्ड क्या होता है? एक गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, ठीक है। तो गेस्टेशनल जो डायबिटीज होता है ये गर्भ अवस्था के दौरान होने वाला मधुमेह है, ठीक है, यानी डायबिटीज है। बाद में महिलाएं में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। ओके, प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो देखिए एक प्रमुख जो लक्षण रहेगा ये बार-बार आपका पेशाब आना, ठीक है? ये बार-बार आपका पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, ओके, अधिक भूख लगना, वज़न कम होना, थकान होना, घाव घाव देर से भरना, ओके? तो ये कहीं न कहीं आपका ये लक्षण होता है। अगर ये नियंत्रित ना होता है तो हृदय रोग होता है, किडनी फेल्योर हो जाता है, आँखों की बीमारी हो जाता है, जिसको रेटिनोपैथी कहा जाता है। फिर तंत्रिका क्षति भी होता है, न्यूरोपैथी भी कहा जाता है, ओके? तो ये कहीं न कहीं बीमारी हो सकता है। भारत में ये स्थिति क्या है? तो भारत में 100 मिलियन से अधिक लोगों को मधुमेह से पीड़ित है, ठीक है? और इसे अक्सर डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, कैपिटल ऑफ द
वर्ल्ड कहा जाता है डायबिटीज का। ठीक है, अब यहाँ पे एक आया था, आपका क्या आया था टॉपिक, गैस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, ये क्या है? जीडीएम। तो जीडीएम वह स्थिति है जिसमें गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान पहली बार रक्त में ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर का स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? गेस्टेशनल जो आपका गेस्टेशनल जो डायबिटीज मेलिटस है वह स्थिति है जिसमें गर्भावस्था, जब प्रेगनेंसी होता है उस दौरान पहली बार रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है। यह तब होता है जब गर्भावस्था के दौरान शरीर इंसुलिन का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे कि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ओके, इसकी विशेषता गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का, तो ये देखिए गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है, ये अक्सर दूसरी या तीसरी तिमाही में ये पता चलता है। ठीक है, अधिकतर मामलों में डिलीवरी के बाद ये ठीक हो जाता है, यानी मतलब सभी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान ये होता ही होता है, लेकिन भविष्य में इसको क्या, और बाद में ये ठीक हो जाता है, लेकिन भविष्य में मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है इससे। ओके, तो लगभग आपको अधिकतर महिलाओं में ये होता है। और जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस की जोखिम का कारक जो बनता है, मोटापा हो जाना, परिवार में किसी न किसी का मधुमेह का मतलब डायबिटीज का इतिहास यानी जेनेटिक है। ठीक है, कहीं न कहीं आनुवांशिक ये रोग माना जाता है। और 30 वर्ष से अधिक आयु में गर्भधारण अगर होता है, तो 30 वर्ष से अधिक आयु वाले के जो गर्भधारण होता है ना, उनको ज़्यादा ये प्रभावित करता है। पहले गर्भ में जीडीएम होना है। ठीक है, शारीरिक गतिविधियाँ की कमी। ओके, अगर आप गतिविधि कम कर रहे हैं तो वो भी कहीं न कहीं इसका कारण बन सकता है। ओके, अब क्या है माँ का प्रभाव? ठीक है, भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, भविष्य में माँ को टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इससे उच्च रक्तचाप यानी जटिल प्रसव आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। बच्चे पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि जन्म के समय अधिक वजन होता है, यानी मैक्रोसोमिया जिसको बोला जाता है, मैक्रोसोमिया बीमारी बोला जाता है। भविष्य में क्या होता है, मोटापा और मधुमेह का खतरा बच्चों पे बढ़ जाता है। नवजात में शुगर लेवल का कम होना, ये कहीं न कहीं खतरा बढ़ता है। अब इसके लिए एक फीटल प्रोग्राम का सिद्धांत लेखक द्वारा दिया गया है। फीटल प्रोग्रामिंग का सिद्धांत क्या होता है? फीटल प्रोग्रामिंग का सिद्धांत, तो फीटल प्रोग्रामिंग या फीटल ओरिजिन्स हाइपोथेसिस का उल्लेख है। क्या इसका अर्थ है कि गर्भ में जब गर्भ है, जब प्रेगनेंसी है, गर्भ में क्या होता है, मौजूद माँ के उच्च रक्त शर्करा, ठीक है, जो गर्भ है वो, उसमें जब माँ का उच्च रक्त शर्करा स्तर से भ्रूण भ्रूण के शरीर में अस्थायी परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये फोइटल ओरिजिन हाइपोथेसिस माना जाता है। परिणामतः इसका क्या होगा? तो परिणाम जो होगा ना इसका फोइटल प्रोग्रामिंग का, ये बच्चे के बच्चे में भविष्य में ये जोखिम बढ़ा देता है आपका डायबिटीज का, मोटापा ये ला देता है, इंसुलिन प्रतिरोध हो जाता है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा पड़ जाता है। इस प्रकार मधुमेह केवल आनुवांशिक ही नहीं बल्कि गर्भ अवस्था में भी मेटाबॉलिक प्रोग्रामिंग से भी प्रभावित होता है। तो ये ऐसे याद रखिएगा कि ये आनुवांशिक ही नहीं है, ये आपका मेटाबॉलिक प्रोग्रामिंग से भी ये प्रभावित होता है जब गर्भावस्था में होता है। समय पर जांच क्यों जरूरी है ये आप लोग देख लीजिए, क्योंकि शोध के अनुसार पता चला है कि भ्रूण का पैनक्रियाज लगभग आपका 11वें सप्ताह से इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। जो 11वां सप्ताह होता है ना बच्चे का, जो भ्रूण में होते हैं, गर्भ में होते हैं, ठीक है, तो वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देते हैं 11वें सप्ताह में। यदि इससे पहले माँ का ग्लूकोज स्तर अधिक हो तो भ्रूण में हाइपर इंसुलिनीमिया हो सकता है। ठीक है, यह समस्या जो है, समस्या यह है कि वर्तमान में जो गेस्टेशनल जो डायबिटीज मेलिटस है उसकी जांच अक्सर दूसरी तिमाही मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में ही होती है, जब तक भ्रूण पर प्रभाव पड़ चुका होता है। तो ये कहीं न कहीं ये है, तो आपका केयर करना बहुत ज़रूरी है। और नया जो प्रस्तावित समाधान दिया गया है, क्या दिया गया है? तो देखिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि अर्ली स्क्रीनिंग होना चाहिए। गर्भ अवस्था के 8वें सप्ताह में ही जाँच आप करवा लीजिए। जो 11वें सप्ताह का पहले से ही पता चल जाएगा कि इंसुलिन वो बना रहा है अपना या नहीं। फिर क्या करना है कि आपका पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज यानी
टेस्ट कीजिए। यदि स्तर 110 मिलीग्राम प्रति आपका डीएल से अधिक हो तो इसे कहा जाएगा कि आपका अर्ली गेस्टेशनल ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ठीक है, ईजीजीआई कहा जाएगा। ओके, तो ये टेस्ट होना चाहिए। उपचार के उपाय क्या बता रहे हैं, तो देखें यहाँ के उपचार का उपाय जो बता रहा है हमारा, क्या बताया जा रहा है कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी लिया जाए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाए, जरूरत पड़ने पर मेटामॉर्फिन का उपयोग भी किया जा सकता है। इससे 10वें सप्ताह से पहले ग्लूकोज स्तर नियंत्रित किया जा सकता है। अब यह क्या है कि भारत में जो शोध हुआ है 2022 से 24 के बीच अध्ययन किया गया है कि मद्रास मेडिकल कॉलेज द्वारा, लेडी हार्डिंग मेडिकल द्वारा, ठीक है, तो ये अध्ययन में पाया गया है ना इन दोनों कॉलेज में कि पहली तिमाही में तिमाही में पहचान से आपका गैस्ट्रिनल आपका डायबिटीज मेलिटस खतरा कम किया जा सकता है। तो ये एक शोध किया गया है। और नीति संबंधी सुझाव क्या दिया गया है, तो देखिए भारत को 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। पहला क्या है कि आपका देखिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, गर्भावस्था का 8वां सप्ताह के भीतर अनिवार्य पंजीकरण करने की आवश्यकता है। थर्ड क्या है होना चाहिए कि यूनिवर्सल फर्स्ट ट्राइमेस्टर ग्लूकोज स्क्रीनिंग करना चाहिए। तो ये 3 कदम आवश्यक रूप से उठाना चाहिए। संभावित जो इससे लाभ होगा, क्या होगा, यदि यह नीति लागू होती है तो क्या होगा कि भविष्य में जो डायबिटीज के मामले होते हैं उसमें कमी आएगी, हृदय रोग कम होगा, स्वास्थ्य खर्चे में कमी होगा और बेहतर जन स्वास्थ्य बनेगी। ओके, अब यहाँ हमारे लिए क्या है कि आपके एमसीक्यू लगाए गए। देखते हैं एमसीक्यू। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलिटस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, तो यह गर्भ अवस्था के दौरान पहली बार पहचानी जाने वाली ग्लूकोज असहिष्णुता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें केवल माँ को ही भविष्य में मधुमेह का खतरा होता है, ऐसा नहीं है, इसमें बच्चे को भी हो सकता है। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। यह भूल में फोइटल प्रोग्रामिंग के कारण भविष्य में मेटाबॉलिक डिजीज का जोखिम बढ़ सकता है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा कारक टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ाता है, तो ये मोटापा भी, शरीर की गतिविधियों की कमी भी, स्वस्थ आहार तो नहीं, तो 1, 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में। अब अगले जो हमारा मुद्दा है क्या बोल रहा है, देखिए क्या है, एज निकोटीन पॉचेज स्प्रेड कॉल्स फॉर रेगुलेशन बैन वेट लॉडर। देखिए क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पे, क्या है मुद्दा में कि हाल ही में क्या किया गया है, जो तमिलनाडु है ना, वो तमिलनाडु डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग्स कंट्रोल जो डीडीसी है, उन्होंने ओरल निकोटीन पॉचेज की ऑनलाइन बिक्री पर चेतावनी जारी की है, जारी की और कुछ विक्रेताओं को शो कॉज नोटिस भी भेजा है। डॉक्टरों और एंटी टोबैको एक्टिविस्ट ने इसके एक नए सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बताया है। कैसे, देखते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि ओरल निकोटीन पॉचेज क्या है। देखिए क्या है ये, तो निकोटीन पॉचेज छोटे माइक्रो फाइबर पैकेट होता है, जिनमें क्या होता है, निकोटीन होता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, अन्य रसायन होते हैं इसमें शामिल। उपयोग का तरीका इसमें क्या होगा, तो उपयोग का देखिए इसमें समझ गए ना आप क्या होता है ओरल निकोटीन पॉचेज में। निकोटीन पॉचेज में छोटे माइक्रो फाइबर पैकेट होते हैं, जिनमें क्या होता है, निकोटीन पाए जाते हैं, फ्लेवर आपका फ्लेवरिंग जो एजेंट्स और अन्य रसायन होते हैं, ये क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो देखिए ये क्या किया जाएगा, इन्हें होठों या मसूड़ों यानी गम के बीच में रखा जाता है और निकोटीन मुंह की झिल्ली यानी वोकल एब्जॉर्प्शन के माध्यम से सीधे रक्त में पहुंच जाता है। यानी जब ये अपने होठों और मसूड़े के बीच में रखता है ना, तो निकोटीन जो होता है मुंह की झिल्ली के माध्यम से सीधे रक्त में पहुंचता है और इसमें थूकने की भी जरूरत नहीं होती है। जानकारी के अनुसार यह विवरण सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा भी ये दिया गया है, ठीक है। भारत में स्थिति क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए भारत में स्थिति, भारत में ओरल निकोटीन पॉचेज की मंजूरी नहीं दी गई है, या कहीं ना कहीं ये मतलब अवैध है और उनकी सुरक्षा, सेफ्टी, प्रभावशीलता यानी इफिकेसी आपका और गुणवत्ता यानी क्वालिटी सिद्ध नहीं हुई है।
फिर भी ये कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं। तो ये जारी किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। स्वास्थ्य संबंधी खतरे क्या हो सकते हैं, तो विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक लत यानी एडिक्शन हो सकता है। निकोटीन एक हाईली एडिक्टिव एडिक्टिव आपका आपका केमिकल है, और युवाओं के लिए खतरा क्यों हो सकता है कि फ्लेवर यानी मिंट, फ्रूट आदि के कारण, फ्लेवर के कारण युवा बच्चे आसानी से इससे आकर्षित हो जाते हैं। स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ सकता है, जैसे आपका यहाँ पे हृदय रोग, कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ेगा, मसूड़ों की बीमारी होगी। निकोटीन की अधिक अधिक मात्रा, कुछ पाउच में 50 मिलीग्राम तक निकोटीन पाया गया, जो बहुत अधिक माना जाता है। ठीक है, तो मृत्यु का कभी खतरा बन सकता है। तंबाकू नियंत्रण से जुड़ी चिंताएं क्या है, तो देखिए, हालांकि इन उत्पादों में तंबाकू नहीं होता है, फिर भी यह निकोटीन की लत को बढ़ाता है। भविष्य में ई सिगरेट स्मोकलेस टोबैको का विकल्प बन सकता है। ध्यान देने योग्य की बात है कि भारत में प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 के तहत ई सिगरेट पर भी प्रतिबंध है। ठीक है, अब विशेषज्ञों की सिफारिश क्या है, तो देखिए कि विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि कड़े नियम, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए, ऑनलाइन बिक्री पर निगरानी होना चाहिए, पूर्ण प्रतिबंध यानी कंप्लीट इसको बैन कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ रियायत दीजिए, कोई रियायत नहीं, इसको पूरी तरीके से। इसलिए कई राज्यों ने अपने पब्लिक हेल्थ एक्ट में संशोधन करने की सलाह दी गई है। भारत में इसके कई कानून नियम लागू हैं, फिर भी देखिए कि इतना हो जाता है। देखते हैं हम लोग, पहला कानून जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, जो सबसे पुराना है। भारत में दवाओं और चिकित्सक उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और बिक्री को नियंत्रित करता है ये। अगर कोई निकोटीन प्रोडक्ट मेडिसिनल क्लेम करता है, जैसे स्मोकिंग सेसेशन, तो उसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई की मंजूरी चाहिए। ओरल निकोटीन पॉसेज को अभी भारत में मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए कई राज्य इन्हें इलीगल सेल मान रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, सिगरेट। ठीक है, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी कोटपा। कोटपा 2003 में आया था। तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, बिक्री और उपभोग को नियंत्रित करता है। प्रावधान क्या है प्रमुख, तो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध है, पैकेजिंग पर हेल्थ वेयरिंग है। ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र वालों को बिक्री पर प्रतिबंधित किया गया है। स्कूलों के पास बिक्री भी इसको प्रतिबंध किया है। कौन, यह कोटपा। ओके, अगर निकोटीन पाउच में टोबैको डिराइव्ड निकोटीन है तो कोटपा लागू हो सकता है। थर्ड क्या है आपका, देखिए ये है आपका जो अभी नया कानून आया था आपका 2019 वाला, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आपका एक्ट 2019। ई सिगरेट का निर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात, वितरण, विज्ञापन पूरी तरह ये प्रवर्तन करता है, प्रतिबंधित। सरकार को चिंता है कि निकोटीन पाउचेज भविष्य में ई सिगरेट का विकल्प बन सकता है, इसलिए इनके लिए भी सख्त नियमों की मांग हो रही है। फोर्थ क्या है, देखिए स्टेट ड्रग कंट्रोल रेगुलेशन भी है, राज्यों को भी अपना अपना बनाने का दिया जाता है। ठीक है, फिफ्थ क्या है, निकोटीन रिप्लेसमेंट थ्योरी। ठीक है, रूल्स। भारत में सीमित मात्रा में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की अनुमति है, जैसे आपका निकोटीन गम है, निकोटीन पैच है, निकोटीन लॉजेंग है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें क्या है कि मेडिकल सुपरविजन में और सीमित मात्रा, ठीक है, में होता है, जबकि निकोटीन पाउच में 50 मिलीग्राम तक आपका निकोटीन पाया जा सकता है, जो खतरनाक माना जा रहा है। ओके, अब हमारे लिए यहाँ पे क्या है, एक आपका एमसीक्यू है। ओरल निकोटीन पाउचेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह छोटे पाउच होते हैं जिनमें निकोटीन और फ्लेवरिंग होते हैं, बिल्कुल। दूसरा क्या है कि ये इसे मसूड़े और होठ के बीच में रखा जाता है, जिससे निकोटीन रक्त में अवशोषित हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है हमारा कि इन्हें भारत में स्मोकिंग सेसेशन के लिए आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्रकार प्राप्त है, नहीं ऐसा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माण, बिक्री, वितरण पर प्रतिबंध लगाता है, तो आपका प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आपका ई सिगरेट आपका एक्ट 2019 में। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के ड्रग्स कंट्रोल, ठीक है, ड्रग्स कंट्रोल
डायरेक्टरेट ने हाल ही में ओरल निकोटीन पॉचेज की बिक्री के विरुद्ध क्या है, सार्वजनिक चेतावनी जारी किया है। तो ये कौन जारी किया है? आपका तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखिए कि निकोटीन में जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन देखते हैं, इसका उपयोग धूम्रपान छोड़ने में सहायता के लिए आपका किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें निकोटीन गम, पैच, लॉजेंज भी शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बिना किसी नियमन बाजार में उपलब्ध होता है। ओके, दूसरा है, ठीक है, ये नहीं है ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और दो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा जो हम लोग चलते हैं आज का, और ये हमारा लास्ट मुद्दा है। बहुत टाइम हो गया आज, लेकिन मैं इसको करवा ही देता हूँ, कल के लिए नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि कल छोड़ने पे ये बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगा बर्डन। ठीक है, देखिए क्या है, महाराष्ट्र ड्राफ्ट बिल ऑन कन्वर्जन प्रोपोज 60 डेज नोटिस पीरियड। क्या है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने क्या किया है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं, क्या कहा है, देखिए महाराष्ट्र की कैबिनेट ने ड्राफ्ट प्रोविजन ऑफ कन्वर्जन बिल को मंजूरी दी है। इस प्रस्तावित कानून को क्या है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के नाम से लाया जा रहा है। कौन सा नाम है? तो धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 के नाम से लाया जा सकता है। इसका उद्देश्य बल, धोखाधड़ी या लालच देकर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस विधेयक को मंजूरी दी है। देखते हैं विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या क्या है, तो ये देख लेते हैं। देखिए पहला, धर्म परिवर्तन से पहले अनुमति लेना होगा। क्या? यदि कोई व्यक्ति धर्म बदलना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। निर्धारित सरकारी प्राधिकरण से अनुमति लेनी जरूरी है। दूसरा क्या है कि धर्म परिवर्तन का पंजीकरण होगा। धर्म परिवर्तन होने के बाद 25 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। यदि पंजीकरण नहीं कराया गया है तो परिवर्तन अमान्य यानी नल एंड वॉइड माना जाएगा। देखिए पहला तो है कि धर्म परिवर्तन का अनुमति लीजिए, 60 दिन पहले आप नोटिस दीजिएगा धर्म परिवर्तन, कोई भी अगर धर्म परिवर्तन चाहता है, और निर्धारित जो सरकारी पदाधिकारी होगा उससे अनुमति लेनी होगी। दूसरा क्या हो जाएगा कि धर्म परिवर्तन का पंजीकरण करवाना होगा। जो धर्म परिवर्तन अगर हुआ है उसके 25 दिन बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर ये पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो आपका परिवर्तन अमान्य यानी नल एंड वॉइड माना जाएगा। ओके, तो ये प्रावधान है इसमें। और क्या प्रावधान है देखते हैं, थर्ड क्या है आपका प्रावधान, देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि शिकायत का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति का के रक्त संबंधी या ब्लड रिलेटिव को लगता है कि धर्म परिवर्तन अवैध है तो वह शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके जांच करेगी। ठीक है, तो इसकी आपका ब्लड रिलेटिव मतलब समझ लीजिए उसके माँ बाप हो गया या भाई बहन हो गया, वो आपको कर सकता है। ठीक है, अगर कोई धर्म, तो कहीं ना कहीं ये विधेयक है तो कहीं न कहीं धार्मिक स्वतंत्रता पे कहीं न कहीं तो ये ठोस पहुँचा ही रहा है। ठीक है, इन सबों से। तो देखते हैं बाकी, और सही भी है क्योंकि बहुत लोगों को जबरन भी करवा दिया जाता है, उनको फँसा लिया जाता है प्रलोभन देके, तो ये भी सही है। तो संतुलन हमें बना के चलना चाहिए। ठीक है, विधेयकों का उद्देश्य क्या है, विधेयक को तो जबरन धर्म परिवर्तन यानी फोर्स्ड कन्वर्जन जो होता है उसको रोकना है, बिल्कुल सही बात है। धोखाधड़ी और लालच द्वारा धर्म परिवर्तन पर नियंत्रण करवाना, ये भी बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है। देखिए संवैधानिक संदर्भ में अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या हमारा आता है, ये संवैधानिक संदर्भ में, तो ये देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को क्या देता है, धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। यह निम्न सीमाओं के अधीन माना जाता है, जैसे आपका सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, मोरालिटी और स्वास्थ्य, हेल्थ। इसलिए सरकार का तर्क है कि बल या धोखाधड़ी से धर्म अगर परिवर्तन किसी का किया जाता है तो कहीं न कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है वो। ओके, तो ये आप समझिएगा। और अन्य राज्यों में समान कानून ये आपका है, जैसे आपका कई राज्यों में पहले से एंटी कन्वर्जेंस लॉ मौजूद हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सबों में पहले से ही कानून लागू है। बहस और विवाद क्या है, तो देखिए समर्थकों का तर्क है, क्या तर्क है देख लेते हैं
कि जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए आवश्यक है ये, सामाजिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा ये। आलोचना किया जा रहा है कि इससे व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है और धर्म चुनने का अधिकार पर असर पड़ सकता है। प्रशासनिक जो हस्तक्षेप है बढ़ सकता है, क्योंकि 25 दिन में आपको पंजीकरण करना है, 60 दिन पहले आपको अधिकारी के पास आपको सूचना देना है, ठीक है। इसका एमसीक्यू देखते हैं। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला कथन, भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का प्रचार यानी प्रोपेगेट करने का अधिकार देता है। बिल्कुल, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा भी सही है, यह अधिकार किसी को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार देता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो थर्ड हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। अब क्या है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों को सही क्रम में पहचानिए। क्या है, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, ठीक है, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, करों से छूट, ठीक है, धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान। क्या है ये, और देखिए ये किस में दिया गया है, 25(1) में दिया गया है, ठीक है। और ये धर्म का प्रचार आपका 26(2) में दिया गया है, ठीक है। और मतलब 1 2 ये जो कहा जा रहा है, 1 2 मतलब ये समझिएगा, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो एक में है क्या, 25 आर्टिकल में कहा गया, ये आपका 26 में कहा गया, ये आपका 27 में कहा गया, ये आपका 28 में कहा। 27 में करों से छूट का प्रावधान किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज थोड़ा सा लंबा सेशन रहा है, क्योंकि आपको ओवरऑल हमें ये आज बहुत सारे मुद्दे आए थे जिसे मैं नहीं छोड़ सकता था, ठीक है। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा 1000 का लक्ष्य है सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जो अभी तक नहीं किए हैं। और आपको ये सब्सक्राइब करने के बाद आपको 4 फाउंडेशन जो हमारे कोर्स आने वाले हैं वेब्स एकेडमी ऐप पे, तो आपको इन चारों कोर्सों में आपको वेब्स एकेडमी ऐप की तरफ से आपको बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। और एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।